नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं अंचल आंचल। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईडी फाइनल चालान पेश कर चुकी है, जिसमें कई अहम खुलासे किए हैं। ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा और चैतन्य बघेल को घोटाले का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बताया है। वहीं सौम्या चौरसिया को पूरे घोटाले का कोऑर्डिनेटर बताया गया है। ईडी के मुताबिक शराब घोटाला 2,883 करोड़ रुपए का है। जांच एजेंसी ने 382.82 करोड़ की चल अचल संपत्तियां अटैच की है। रायपुर के होटल वेलिंगटन कोर्ट समेत ढेबर और अन्य आरोपियों की 1,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी जब्त की गई है। ईडी के बयान के अनुसार गिरोह ने 3-4-2-8-8 अलग अलग माध्यमों से शराब घोटाला कर अवैध कमाई की है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस है, ये 1,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी अटैच की गई है। इस पूरे मामले में ईडी ने अंतिम चालान में कई सारी अहम बातें। तो करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियां भी कुर्क की गई है। तो छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला मामला है ये, जिसमें अंतिम चालान ईडी ने पेश किया है और इस चालान में बड़ा खुलासा भी ईडी ने किया है। इधर दतिया में मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें एसआईआर को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा उन्होंने जिला कांग्रेस अध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष और बूथ लेवल पर सभी नियुक्तियों का काम शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष को बदलने की मांग भी की गई। रावत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए सब लोग अपनी बात रखते हैं। भाजपा में नियुक्ति के बाद कोई मुंह भी नहीं खोल सकता, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। मीडिया को जरूर ये विरोध लगता है। तो कांग्रेस में फिर से गुटबाजी देखने को मिली है। जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग हुई है। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी रावत से इस दौरान मुलाकात की और इस दौरान आपको बता दें कि गुटबाजी भी देखने को मिली है। ये भारतीय राजनीति के अंदर जो आप एक तरफा तो फैसले होते हैं और उस पर चर्चा नहीं होने, इस संस्कृति के संदर्भ में अगर आपकी सोच है तो आपको इसको विरोध नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी संगठन का कोई भी विचारधारा और निर्णय के अंदर चर्चा तो छोड़ो, सोचने का भी अधिकार नहीं। अगली खबर का रुख कर लेंगे तो महेश्वर जनपद पंचायत सदस्य चुनाव में बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल वार्ड क्रमांक 7 के जनपद सदस्य के निधन के बाद इस वार्ड से चुनाव हुआ था, लेकिन जनपद पंचायत के जिम्मेदारों ने चुनाव आयोग को वार्ड 7 की जगह वार्ड क्रमांक 9 की जानकारी भेज दी, जिसके चलते चुनाव आयोग ने वार्ड 7 की जगह वार्ड 9 में चुनाव करा दिया, जबकि वार्ड क्रमांक 9 में पहले से एक निर्वाचित सदस्य थे। पूरा मामला सामने आने के बाद महेश्वर जनपद पंचायत सीईओ समेत 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। तो चुनाव आयोग ने वार्ड क्रमांक 9 के लिए चुनाव करा दिया, जबकि ये चुनाव वार्ड क्रमांक 7 में कराना था। तो लापरवाही पर पहले ही 2 कर्मचारी आपको बता दें सस्पेंड हो चुके हैं। जनपद सदस्य के रहते हुए भी फिर से वापस चुनाव कराया गया, तो जनपद पंचायत का सीईओ सस्पेंड हो गया है इस पूरे मामले में। तो जनपद पंचायत सदस्य चुनाव में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है महेश्वर में। इधर कोलार नदी पर बने जर्जर पुल की वर्षों से मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भैरुंदा तहसील से 15 किलोमीटर दूर एक निजी कंपनी ने पहल करते हुए अस्थायी मार्ग बनाकर लोगों को राहत दी है। यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्टियम और पावर मैक प्राइवेट लिमिटेड ने 25 से 30 लाख रुपए खर्च कर 500 मीटर लंबा 4 लेन तैयार किया है। यह मार्ग 6 गांवों को तहसील मुख्यालय से जोड़ता है। 24 घंटे में पूरा किया गया ये कार्य ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत, लेकिन जिम्मेदार विभागों की लापरवाही पर सवाल भी खड़ा करता है। तो ग्रामीणों ने इस पहल की आपको बता दें कि सराहना भी की है। निजी कंपनी ने एक जिम्मेदारी उठाई, इसकी 25 से 30 लाख रुपए खर्च कर अस्थायी मार्ग भी बना दिया और 24 घंटे में इसका काम पूरा भी हुआ है। तो 6 गांवों को तहसील से जोड़ा गया है और ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना भी की है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदार विभागों पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। ग्रामीणों को आवागमन में असुविधाएं हो रही थी। ये ब्रिज गिरने वाला है, इसे देखते हुए कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया और ये अस्थायी रूप से पुल का निर्माण किया जा रहा है। पुल कब बना था? पुराना वाला
लगभग 2009 के आसपास बना है। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी दिक्कत ये है उसमें ओवरलोड वाहन तो निकल ही नहीं सकते और बाकी अपने कृषि वाहन भी नहीं निकल पा रहे। उसमें दरारें हैं, टूटने की कंडीशन में कभी भी गिर सकता है, दुर्घटना हो सकती है, जान माल को क्षति पहुंच सकती है। इसके लिए अब हुआ है अभी 4 रोज पहले, इसके लिए शिकायत दे दी हमने। ऐसे हिसाब से क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बनाने का बोला और अभी तो हमारे रेत वाले कंपनी से चल रहा है ये कार्यक्रम, तो सारा उन्हीं के उससे हो रहा है। कितने गांव लगे हुए हैं? इससे 10 से 12 गांव लगे हुए हैं। इधर नए साल को लेकर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बेड़ा घाट में सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। नर्मदा नदी के दर्शन और संगमरमर की वादियों के मनोरम दृश्य देश विदेश से आए सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। धुआंधार जलप्रपात और पंचवटी क्षेत्र में नगर परिषद, पुलिस और होमगार्ड सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। बावजूद इसके कुछ पर्यटक नर्मदा के खतरनाक घाटों पर जाकर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता फतेह सिंह ने। संस्कार धानी जबलपुर में भी जो नए साल का उत्सव है जो वो लोग मनाने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं और जो जबलपुर के पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचकर जो अपनी छुट्टियां हैं वो यहाँ पर बच्चों सहित यहाँ पर बिता रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट की पंचवटी में, जहाँ पर संगमरमरी वादियाँ देखने लोग हैं जो वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। मैडम, कहाँ से आए हैं आप? पन्ना जिला, अजयगढ़। यहाँ कभी आए आप? नहीं। तो किस तरह छुट्टियां मना रहे हैं आप लोग? छुट्टियां जैसी छुट्टियां मनाते हैं वैसे मना रहे हैं। ये जो यहाँ के हमारे साथ यहाँ के जो नाविक हैं हम सीधे उनसे भी जानते हैं। भाई साहब, संगमरमर की वादियाँ देखने कितनी बड़ी संख्या में इस वर्ष पहुँच रहे हैं लोग? इसमें तो बहुत से लोग आते हैं, हजारों लोग आ रहे हैं। अभी हजारों लोग आ रहे हैं। हमारी नगर परिषद ने जो भी व्यवस्था की है, यहाँ होमगार्ड के लोग भी यहाँ तैनात हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो पर्यटक कहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं? हमारे यहाँ पर्यटक जो आते हैं देश विदेशों से आते हैं, सभी जगह के पर्यटक आते हैं। अच्छा, बिल्कुल। उनके लिए क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की? उनके लिए सभी व्यवस्था की गई है। यहाँ पूरा लाइफ जैकेट वगैरह हर बोट में रखते हैं। जितने भी लाइफ जैकेट रखते हैं सभी जितने बोट में आते हैं पैसेंजर। बिल्कुल बिल्कुल। भेड़ा घाट में कहाँ कौन से स्थान पर जो पर्यटक हैं पहुँच रहे हैं? ये यहाँ से अपना ये मार्बल रॉक है भेड़ा घाट, वहाँ तक पहुँचेंगे और वहाँ से धुआंधार जाएंगे। पचमढ़ा मंदिर है, 64 मंदिर है, ये सभी स्थान घूमने लाएंगे। बिल्कुल। कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को यहाँ घूमकर? बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, छुट्टियाँ बिताने यहाँ पर आए? जी बिल्कुल। तो ये पर्यटक हैं जो कि यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आए हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा है। छत्तीसगढ़ दौरे पर है वो, जहां संघ प्रमुख आज अभनपुर के सोनपैरी गांव के कबीर आश्रम में आयोजित हिंदू सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही एम्स में युवाओं के साथ में संवाद भी करने वाले हैं। आरएसएस प्रमुख 1 जनवरी को सद्भाव बैठक करेंगे, जहां युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वे शिरकत करेंगे। इस दौरान समाज, संगठन और युवाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। वहीं मोहन भागवत के दौरे को लेकर संघ पदाधिकारियों ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। सोनपैरी गांव में भी हिंदू सम्मेलन को लेकर विशाल पंडाल बनाया गया है। तो कार्यक्रम के बाद सोनपैरी गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 3 बजे संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन भी होगा। तो भाजपा के तमाम मंत्री, नेता, कार्यकर्ता सब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर है संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी है। मोनिका, मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा है, कई सारे कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ साथ युवाओं के साथ संवाद भी उनका होने वाला है। मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम सबसे पहले आज उनका जान लेंगे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए विराट युवा सम्मेलन है, यानी हिंदू सम्मेलन है और खुद इस सम्मेलन को संबोधित करने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। कल देर रात वो राजधानी रायपुर पहुंचे।
राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद आज से उनका जो कार्यक्रम है वो शुरू है। अभनपुर के सोनपैरी गांव में विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम को खुद मोहन भागवत संबोधित करेंगे। मिनट टू मिनट उनका जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से है कि सुबह 11 बजे रायपुर के एम्स जाएंगे मोहन भागवत और रायपुर के एम्स में वहां युवाओं से संवाद करेंगे। युवाओं से संवाद करने के बाद रायपुर एम्स से सीधे अभनपुर के लिए रवाना होंगे और अभनपुर के लिए रवाना होने के बाद दोपहर 3 बजे हिंदू सम्मेलन सभा जो है उसे संबोधित करेंगे। इस सभा में तमाम जो मंत्री, नेता, कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन है, सारे लोग पर उपस्थित रहेंगे। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि पहले से उनका जो कार्यक्रम है वह तय था कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में मोहन भागवत आ रहे हैं। ऐसे में सद्भाव बैठक, युवा संवाद और संबोधन, इसे कई कार्यक्रम ऐसे जो मिनट टू मिनट उनके में रखे गए हैं जो वो यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिए तो तैयारी भी जो है वो पूरी कर ली गई है। भव्य डोम बनाए गए हैं और भव्य डोम को भी आरएसएस की थीम पर सजाया गया है। कल रात भी अमेरिका से तैयारियों को लेकर सारी खबरों को बताया कि किस तरीके से वहां पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। जहां एक और डोम बनाया गया है, वहीं जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संबोधन देंगे तो प्रशासन की भी जो तैयारी अपनी ओर से पूरी है। किसी भी तरीके का कोई भी वहां पर विवाद की ना हो, इसके लिए भी प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अलर्ट मोड में है। बड़ी संख्या में आज राजधानी में लोग जुटेंगे क्योंकि राजधानी से लगा हुआ है अभनपुर। ऐसे में राजधानी वासी तो आएंगे ही, लेकिन आसपास के गांव के कई लोग दूर दराज से भी मोहन भागवत को सुनने आने वाले हैं। लगातार अभियान जो है आरएसएस का वो चल रहा है और इसी क्रम में हिंदू विराट सम्मेलन इस बार छत्तीसगढ़ में है और मोहन भागवत छत्तीसगढ़ में संबोधित करेंगे। सोनपैरी गांव एक ऐसा गांव जहां पर बड़ी संख्या में लोग आज जुटेंगे। इससे पहले गया कि कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम से पहले भव्य बाइक रैली निकाली गई भगवा ध्वज के साथ। पूरे इलाके में बाइक रैली निकाली गई और कार्यक्रम का आगाज किया गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि असंगदेव कबीर आश्रम जो अभनपुर के सोनपैरी में है, वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित है। तो कबीर समाज के भी जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में, साथ ही साथ तो बिल्कुल आज जो मोहन भागवत आपको बता दें कि युवाओं से संवाद करते हुए भी नजर आएंगे और मोहन भागवत के दौरे को लेकर, उनके कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। इसके साथ साथ भाजपा के तमाम नेता, मंत्री, कार्यकर्ता, भाजपा का हर एक सदस्य आज कार्यक्रम में सम्मिलित होता हुआ नजर आएगा। बने रहिएगा मोनिका, आप हमारे साथ अन्य खबरों पर भी अपडेट आपसे लेंगे। और इधर साई कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। इस साल की अंतिम कैबिनेट बैठक है। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। धान खरीदी की स्थिति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर मुहर आज की इस बैठक में लग सकती है। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक ये पूरी होने वाली है। तो 31 दिसंबर यानी कि साल के आखिरी दिन साई कैबिनेट की भी इस साल की आखिरी और कई मायनों में अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि आज की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगेगी। हमारी संवाददाता मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। मोनिका, कई मायनों में आज की ये साई कैबिनेट की जो बैठक है वो अहम है। एक तो क्योंकि धान खरीदी को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रदेश में जल्दी पुलिस प्रणाली जो है वो लागू हो सकती है, इस फैसले पर भी मुहर लग सकती है। साई कैबिनेट में इन 2 फैसलों के अलावा और किन किन फैसलों पर मुहर लग सकती है या क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय आज की इस बैठक में लिए जा सकते हैं, क्योंकि साल का अंतिम दिन है, साल का अंतिम दिन है और इस साल की अंतिम साई कैबिनेट की बैठक है ये। जी बिल्कुल, देखिए 2025 और साल 2025 का आज आखिरी दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि साई कैबिनेट की जो बैठक है वो आज रखी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में साई कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे रायपुर के मंत्रालय में ये जो बैठक है नवा रायपुर में वो प्रारंभ होगी। कैबिनेट में सभी जो मिनिस्टर हैं, सभी जो मंत्री हैं विभागीय, वो साई कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे क्योंकि आखिरी बैठक है साल 2025
का तो कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर मुहर लग सकती है साय कैबिनेट की बैठक में। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो किसानों के हित और दी के मामले को लेकर भी इस पर बड़े फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिए जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों को लेकर भी जो एक बड़े फैसले हैं वो कैबिनेट की बैठक में आज इस पर कोई निर्णय निकलकर सामने आ सकता है। तो आज सुबह 11 बजे से साय कैबिनेट की बैठक होगी। साल का तो बिल्कुल अंतिम सुबह दिन 11 है। बजे से साल भर मंत्रालय का में 2 साय साल का कैबिनेट भी की पूरा ये गठबंधन अहम बैठक होने वाली है और सबकी नजर है साय कैबिनेट की आज की इस बैठक में, क्योंकि कई सारे अहम निर्णय लिए जा सकते हैं और कई सारे फैसलों पर आज की इस बैठक में मुहर भी लगेगी। बने रहिएगा मोनिका हमारे साथ, अन्य खबरों पर जानकारी लेंगे आपसे। तो साय कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है, इस साल की अंतिम कैबिनेट बैठक है ये। अगली खबर भी राजधानी रायपुर से ही, जहां नए साल को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। नए साल में ड्रंक एंड ड्राइव पर सख्ती होगी। शहर के सभी एंट्री पॉइंट सहित 2 दर्जन चौक पर जांच जारी है। होटल, क्लब और फार्म हाउस में होने वाली पार्टियों पर भी नजर है। रात 12 बजे के बाद शराब परोसने वाले पर भी कार्रवाई इस बार होने वाली है। तो होटल, क्लब और फार्म हाउस में होने वाली पार्टियों पर भी नजर है प्रशासन की। रात 12 बजे के बाद शराब परोसने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो नए साल को लेकर प्रशासन की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। मोनिका दुबे हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, साल का अंतिम दिन है, 31 तारीख, जिसे हम 31st नाइट भी कहते हैं। आज पूरी राजधानी, क्या पूरे प्रदेश में जश्न मनेगा? पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल रहेगा। पुलिस प्रशासन ने इस बार किस तरीके की तैयारी की है? क्योंकि अक्सर 31st की रात को देखा जाता है कि लोग जश्न तो मनाते हैं लेकिन कई सारी घटनाएं, कई सारे वारदात भी हो जाते हैं, चाहे वो ड्रंक एंड ड्राइव के केस हो, एक्सीडेंट के केस हो, मारपीट की बात कर ले, या होटल संचालकों में मतलब होटल, क्लब या रेस्टोरेंट में भी इस तरीके की वारदात हो जाती है क्योंकि शराब बहुत देर रात तक परोसी जाती है। तो किस तरीके से इस बार प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की है और कहां कहां पैनी नजर होगी और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी अगर कुछ भी अप्रिय घटना घटती है तो? जी बिल्कुल, साल का आखिरी दिन है, 31 तारीख है, कल नए साल का आगाज होगा और राजधानी वासी आज नए साल का जश्न मनाएंगे। यानी कि रात 12 बजे सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जो है वो शाम से ही राजधानी रायपुर में आयोजित होंगे। साल का जश्न राजधानी वासी तो एक और मनाएंगे ही, लेकिन इसे लेकर प्रशासन भी जो है वो अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। तैयारी भी किस लिए मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि नए साल में जिस तरीके से जो घटनाएं निकलकर सामने आती है, खास तौर पर आज की रात के बाद, क्योंकि कई प्रकार के एक्सीडेंट देखे जाते, मारपीट के मामले देखे जाते हैं। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन जो है, जो प्रशासनिक नियम बनाए जाते हैं उसका उल्लंघन भी देखने को मिलता है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी बनाई हुई है, बैठ चुकी है और आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं। जगह जगह पे चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। बिल्कुल, पूरी राजधानी रायपुर में चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है, जगह जगह पर चेक पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस की पूरी पैनी नजर है आज की रात होने वाली पार्टियों पर, जश्न पर, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे और नए साल के जश्न में किसी भी तरह का खलल ना पड़े। बने रहिएगा मोनिका हमारे साथ। अगली खबर भी राजधानी रायपुर से ही, जहां डीएड अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर है अभ्यर्थी। 2300 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के जवाब से असंतोष के बाद आंदोलन है। तूता धरना स्थल पर इनका यह आंदोलन चल रहा है। अनशन के दौरान कई अभ्यर्थियों की तबियत भी बिगड़ी थी। तो शिक्षा मंत्री से जो संवाद हुआ उससे असंतोष है और उसके इसी की वजह से आपको बता दें कि यह आंदोलन अब भी जारी है और इस अनशन के दौरान आपको बता दें कि कई अभ्यर्थियों की तबियत भी बिगड़ी है। तो डीएड अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर है ये अभ्यर्थी और 2300 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के जवाब से ये लोग असंतोष है, उसके बाद से ये आंदोलन शुरू हुआ है। तूता धरना स्थल पर यह आंदोलन अभी भी लगातार जारी है। तो इतना ही नहीं, अनशन के दौरान कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ी थी। मोनिका लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, इस अनशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि 24 दिसंबर से ये अनशन लगातार जारी है, असंतोष भी रहे हैं। 2300 पदों पर भर्ती की ये मांग कर रहे हैं। फिलहाल अनशन की क्या स्थिति है और जो लोग ये अनशन कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ी है, ऐसी जानकारी निकल कर आई है।
जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि जो डीएड अभ्यर्थी है वो 24 तारीख से ही धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार का जो धरना है वो राजधानी रायपुर के तूता में देखने को मिल रहा है और अपनी मांग को लेकर वो डटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री से संवाद हुआ लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद उनका जो आंदोलन है वह और तेज हुआ। आंदोलन के दौरान कई जो अभ्यर्थी हैं उनकी तबियत भी बिगड़ी, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला है 2300 पदों में भर्ती का, यानी कि जो डीएड और डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं वो 2300 पदों में भर्ती के लिए सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। लगातार तरीके से देखा जा रहा है कि लंबे समय से कई संघ संगठन आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अब साल के अंतिम में भी जो डीएड डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर डटे हुए हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। तो बिल्कुल, तो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो धरना स्थल छोड़ने को तैयार नहीं है, उन्होंने साफ चेतावनी दी है। तो बने रहिएगा आप मोनिका हमारे साथ, आगे भी अन्य खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम बता दें कि डीएड अभ्यर्थियों का धरना जो है वो तूता स्थल पर लगातार जारी। और चलिए अब छत्तीसगढ़ के मौसम की जानकारी आपको दे देते हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम का क्या हाल है ये आपको बताएंगे। तो कड़ाके की ठंड इन दिनों प्रदेश में पड़ रही है। रायपुर में भी रात में तापमान में गिरावट महसूस की गई है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर के हालात है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोहरे और धुंध का असर है। वहीं अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। तो अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोहरे और धुंध का असर देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी रायपुर में भी रात में तापमान में गिरावट है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का देखने को मिल रहा है। ये देखिए 5 अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ की। यहाँ पेंड्रा की तस्वीरें हैं, अंबिकापुर की तस्वीरें हैं और राजधानी रायपुर। तो ये तमाम छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोहरे और शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। सारे शहर, ज्यादातर शहर जो है वो कोहरे की चादर में इस वक्त लिपटे हुए हैं। तो रायपुर में भी रात में तापमान में गिरावट है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर के हालात बने हुए हैं। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोहरे के और धुंध का असर भी देखने को मिल रहा है। तो अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छत्तीसगढ़ वाल तो मैनपाट सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। सरगुजा में ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन चुकी है। तो 4 दिनों में 1 से 2 डिग्री और तापमान गिर सकता है। हमारी सहयोगी मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आई है? क्या कुछ अलर्ट निकलकर सामने आया? आने वाले दिनों में क्या हमें और ठंड महसूस होगी, और ठंड का सामना करना पड़ेगा, या थोड़ी राहत कहीं मिलने के आसार है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो ठंड का जो कहर है वो लगातार जारी है। लगातार जो कड़ाके की ठंड है वो अब कई जिलों में पड़ रही है। राजधानी रायपुर में भी जिस तरीके से देखा जाता है कि रात में जो तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और जैसे ही सुबह होती है तो कोहरा भी देखने को राजधानी रायपुर में मिल रहा है। इसके अलावा अगर कई जिलों की बात कर ली जाए, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और बिलासपुर संभाग, ये 3 संभाग ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो कड़ाके की ठंड है वो देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा ठंड की अगर बात की जाए तो अंबिकापुर में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज किए गए हैं। मैनपाट में भी जो तापमान है वो काफी ज्यादा नीचे है। अंबिकापुर का तापमान 4 डिग्री आंका गया है, यानी कि सुबह से लेकर रात तक वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन रात में घर से निकलने की स्थिति बिल्कुल भी वहां पर नहीं है। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और अभी भी मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। तो बिल्कुल, तो आने वाले 4 से 5 दिनों में ठंड प्रदेश में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोहरे और का असर देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा कम तापमान जो है वो अंबिकापुर, मैनपाट और सरगुजा में इन दिनों दर्ज किया गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए मोनिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल। तो आगामी 4 से 5 दिनों में और ज्यादा ठंड छत्तीसगढ़ में पड़ने वाली है। और इसी के साथ अचल के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।